and welcome to Unacademy. This is Anuj Garg, one of the top educator at the platform. मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक अनअकैडमी समिट विद एसोसिएशन ऑफ द हिंदू ग्रुप ऑर्गेनाइज की है, जिसमें आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन, उसमें आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को एक कदम आगे ले जा सकते हैं, आप अपनी यूपीएससी ड्रीम को कैसे परस्यू कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी भी होगी, यह समिट 3 दिन तक चलने वाला है और इन 3 दिनों के अंदर देश के जाने माने पर्सनैलिटीज, ब्यूरोक्रेट्स और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी यूपीएससी जर्नी के लिए आपको गाइड करेंगे। आज इस समिट में मुझे भी आप लोगों को गाइड करने की एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, आप लोगों को करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस हैं, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना चाहिए, एंड हाउ यूजफुल इज अनअकैडमी एज ए प्लेटफॉर्म, और अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की जर्नी में आपकी कैसे मदद कर सकता है। इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना एक सामान्य परिचय, अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप लोग मुझे अनुज गर्ग के नाम से जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग ऑन अनअकैडमी, आई हैव बीन रनिंग माय ओन इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज अनुज गर्ग कोचिंग फ्रॉम द पास्ट 7-8 years। अनअकैडमी को के अलावा मैं अपने प्लेटफॉर्म को भी पिछले 7-8 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और इंडियन हिस्ट्री के लिए मुझे काफी सारे बच्चों ने फॉलो भी कर रखा है, भारतीय इतिहास के लिए, और अभी तक इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं काफी पढ़ चुका हूं और मैं खुद की भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक बुक लिख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट के साथ और इस लेक्चर में हम बहुत कुछ यूपीएससी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आप यूपीएससी को कैसे क्रैक कर सकते हो। Before beginning, I would like to tell you about my journey to UPSC। मैंने कैसे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को चालू किया था। अभी तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, भारतीय इतिहास के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको गाइड करता हूं, बट हाउ डिड आई मेक टू टीचिंग, किस तरीके से मैंने पढ़ाना शुरू किया। और ये मैं आपको बात इसलिए बताना चाहता हूं बिकॉज अ लॉट ऑफ यू कैन रिलेट विथ माई स्टोरी। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र, एक ऐसी ज्योग्राफी से आते होंगे जहां पे आपके पास रिसोर्सेस का बड़ा क्रंच रहता है, आपके पास संसाधन नहीं रहते हैं, आपके पास रिसोर्सेस नहीं रहते हैं और आपके पास एक उतनी बड़ी कोचिंग संस्थान या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना आपके लिए उस ज्योग्राफी में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब आपके पास या आपके सामने रिसोर्सेस का क्रंच होता है, तब आप कैसे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कर सकते हो। देखो, जब मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन तो है ही सही, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोगों में से कई लोगों के सामने एक चुनौती, एक चैलेंज रहता होगा कि रिसोर्सेस के क्रंच के साथ कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है। उस बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो लेट अस बिगिन। सो आई डिड माय 12th इन 2012। मैंने अपनी 12th के एग्जाम को 2012 में पास किया और 2012 में मैथमेटिक्स से मैंने 12th को पास किया था। As soon as I passed my 12th, I had 2 options in front of me। मेरे सामने 2 विकल्प थे। Either I will pursue for engineering or go with UPSC preparation।
ये दिमाग में मेरे बात बड़ी, इस बात की मेरे दिमाग में बड़ी क्लैरिटी थी, या तो मुझे इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, जैसा कि कोई भी बच्चा करता है कि अगर वो 12th को मैथ्स से करता है तो जनरली हम लोग इंजीनियरिंग के साथ ही जाना पसंद करते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में यह प्लान नहीं था कि अगर मैंने इंजीनियरिंग को किया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, किस तरीके से खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी या एक करियर को बिल्ड करना है। There were two options in front of me, either pursuing engineering or go with UPSC preparation. लेकिन दोस्तों कई सारे मेरे सामने ऐसे भी कारण थे कि मुझे घर में, मैं जिस ज्योग्राफी से आता हूं वो बहुत ही छोटा शहर है। मैं मध्य प्रदेश के गुना शहर से आता हूं। आज तो खैर इंटरनेट ने ये पूरा पॉसिबल कर दिया है कि आप देश के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, हम आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2012 में जब मैंने 12वीं को फिनिश किया, उसके साथ मेरे सामने कई सारे ऐसे रीजंस थे कि मैं घर पे रह के ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं। तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू किया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइंस से की। आई डन माय बैचलर इन साइंसेस, बीएससी को परस्यू किया। और एक बात को लेके मैं बड़ा क्लियर था, एक बात को लेके मेरे दिमाग में बड़ी स्पष्टता थी, अगर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं जाता हूं तो मुझे यूपीएससी ही परस्यू करना है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि वर्ल्ड के टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम को हम 1 या हद से हद 1.5 साल की प्रिपरेशन में क्रैक कर सकते हैं। और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो कम से कम मेरे पास 3 साल का समय था और मुझे पता था कि टफ से टफ एग्जाम को भी हम 1 या मैक्सिमम 1.5 साल में क्रैक कर सकते हैं। अब मैं चाहता तो बैंक और एसएससी की तरफ भी शिफ्ट हो सकता था। इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन करना चालू किया 2012 में, अगर आप बैंक के एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करो तो तब बैंक के एग्जाम को आप लोग 12th के बाद भी दे दिया कर सकते थे। हालांकि एक ही अटेम्प्ट मुझे मिला जब मैं 12th पास हो चुका था, उसके बाद मैं बैंक के एग्जाम के लिए गया। एग्जाम में केवल 15 दिन बाकी थे, तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के साथ उस एग्जाम को दिया। हालांकि उस एग्जाम को मैं क्वालिफाई तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरा बड़ा डिसेंट स्कोर उसमें रहा। तो मैं बैंक के और एसएससी की प्रिपरेशन की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि इस एग्जाम को या दुनिया के टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1-1.5 साल का समय सफिशिएंट होता है और मेरे पास 3 साल का समय था। लेकिन सामने कई सारी चुनौतियां भी थी। एक चुनौती यह थी कि मैं एक ऐसी ज्योग्राफी से आ रहा था जहां पे रिसोर्सेज का क्रंच था। एक चुनौती मेरी सामने यह थी कि किसी एक्सपर्ट का, मेंटर का या सीनियर का गाइडेंस मेरे साथ अवेलेबल नहीं था। और आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में आज के सेशन को कई सारे लोग ऐसे भी अटेंड कर रहे होंगे जिसको यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने जनरल तरीके से इतिहास को पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के क्रम में जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने सोचा कि मैं इसको पढ़ाना भी यदि चालू कर दूंगा तो मैं चीजों को याद रख पाऊंगा। तो मैंने एक छोटा सा बैच बना के हिस्ट्री को पढ़ाना चालू किया। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में इसलिए चूज किया क्योंकि हम में से कई सारे लोगों का हमेशा हिस्ट्री के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है। हिस्ट्री हमेशा ही हमें एक्साइट करती है। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। लॉन्ग टर्म विजन बड़ा क्लियर था कि यूपीएससी का पेपर देना है और मैंने कुछ रैंडम वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए। उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा अमेजिंग रिस्पांस मिला, डिमांड जनरेट होने लगी। हिस्ट्री को हमारे ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग फॉलो करने लगे। अनअकैडमी पे भी हिस्ट्री के लिए मुझे काफी सारे लोग फॉलो करते हैं। डिमांड जनरेट होती रही। हिस्ट्री में पढ़ता गया, हिस्ट्री में पढ़ाता चला गया, हिस्ट्री में पढ़ता गया, हिस्ट्री में पढ़ाता चला गया। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन को फिनिश किया तब इतना ज्यादा प्लेटफॉर्म और मैं अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका था। वी वर डूइंग ए वेरी गुड रेवेन्यू, हम बहुत अच्छा कर रहे थे। कई सारे लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे थे और आई वॉज डूइंग ग्रेट इन माई पर्टिकुलर एरिया। तो मैं इतिहास के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जस्टिस कर पा रहा था। और आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगा कि 2017 की बात कर रहा हूं, मैं 2017 की बात कर रहा हूं, जब यूपीएससी का 2017 का पेपर हुआ था।
जब मैंने उस पेपर को चेक किया, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, जो 2018 को मैंने अपलोड करी थी। जब मैंने यूपीएससी के 2017 के पेपर को देखा, तो मैंने यह देखा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो वीडियोस में मैंने 2015 में अपलोड किया है, 2016 में अपलोड किया है, वो यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। तो मुझे समझ में आ गया, यदि इतना इंपैक्ट लेक्चर का पहुंच रहा है और इतना प्रॉफिट बच्चों को हो रहा है, जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, उसके बाद मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए, एक फुल टाइम करियर के रूप में, ताकि मैं डायरेक्टली बच्चों की प्रिपरेशन को, एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन को इंपैक्ट कर पाऊं, प्रभावित कर पाऊं। लेकिन मित्रों, यहां पे मैं अपनी ही बात करना नहीं चाहता हूं। आप लोग इंस्पायर या मोटिवेट हो, ये तो एक बाय प्रोडक्ट होगा। मैं आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी इस स्टोरी के माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि रिसोर्सेस और ज्योग्राफी किसी भी तरीके बैरियर की तरह काम नहीं करती हैं, यदि आपका फोकस बड़ा क्लियर है, यदि आप सिंगल माइंडेडली एक ही चीज के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो। आप किसी भी तरीके ज्योग्राफी से आ रहे हो, आप किसी भी तरीके से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको यूपीएससी की कोई भी नॉलेज नहीं है, आपके पास यूपीएससी की कोई भी मेंटरशिप नहीं है, उसके बावजूद अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आप उस एग्जाम को निकाल सकते हो। इफ आई कैन डू इट, हालांकि मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद कभी यूपीएससी देने का मौका नहीं मिला। आई वॉज सो बिजी विथ माई टीचिंग, आई वॉज सो इन्वॉल्व विद दिस, कि मैं इतिहास विषय में ही इतना डूब गया कि मुझे बाकी कुछ टॉपिक्स को पढ़ने का मौका तो मिला, लेकिन करियर और बच्चे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे दैट आई डिड नॉट गो फॉर यूपीएससी। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको केवल इतना मैसेज इस लेक्चर की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं, इफ आई कैन डू इट विथ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड लिमिटेड गाइडेंस, तो आप लोग भी यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। और तब की बात अलग थी दोस्तों, तब एक चैलेंज रहता था कि हमारे सामने रिसोर्सेस नहीं है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि हमें बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है रिसोर्सेस को लेके, कि किस रिसोर्स को हमको फॉलो करना है और किस रिसोर्स को हमको फॉलो नहीं करना है। गोइंग फॉरवर्ड विद दिस लेक्चर, अब मैं आपको गाइड करता हूं आपकी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में, कि हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है रिसोर्सेस को लेके। आप करंट अफेयर्स की बात कर लो दोस्तों, एक समय ऐसा था कि करंट अफेयर्स हमको केवल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के माध्यम से मिला करते थे या मल्टीमीडिया के माध्यम से मिला करते थे। लेकिन आज करंट अफेयर्स के कितने ही सोर्सेस हैं। आज तो सोशल मीडिया भी करंट अफेयर्स का एक सोर्स बन चुका है। समसामयिक मुद्दों का एक बहुत बड़ा सोर्स सोशल मीडिया बन चुका है। आप ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में जाते हो तो वो ट्रेंडिंग सेक्शन तो करंट अफेयर्स के बारे में है ना। तो आज तो करंट अफेयर्स के इतने ज्यादा सोर्स हैं कि हमें बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है कि हम किस सोर्स की तरफ जाएं और किस सोर्स की तरफ हम नहीं जाएं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले पूरा सिलेबस के बारे में मैं आपको गाइड करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी को आप पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हो, इस मुद्दे पे मैं आपसे बात करूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी अनअकैडमी पे पैरेलल कई सारी एजुकेटर्स की क्लासेस चल रही हैं। कई सारे एजुकेटर्स अभी क्लास ले रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, मैं इस क्लास को अटेंड करूं या उस क्लास को अटेंड करूं। मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आप एक क्लास को वन एट ए टाइम अटेंड कीजिए, क्योंकि बाकी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास उपलब्ध होंगी, आप बाद में उनको एक्सेस कर सकते हो। अभी आप एक ही लेक्चर पे फोकस करके कंसंट्रेट करके करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, नहीं तो मल्टीपल रिसोर्सेस की तरफ आप जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव नहीं होगा और कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा एनालाइजिंग द सिलेबस। मेरे हिसाब से आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की तीन तीन फोटोकॉपीज निकाल के रख देना चाहिए हमेशा आपके पास। जब भी आप पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो एक कॉपी आपके सामने होना चाहिए। मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा महात्मा गांधी की।
दोस्तों, महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को इंडिया में एंट्री ली थी। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रहे। 1893 से लेकर 1915 तक लगभग गांधी जी का साउथ अफ्रीका में 22 साल का करियर रहा और वो 22 साल के बाद इंडिया में एंट्री लेते हैं। जिस दिन उन्होंने इंडिया में एंट्री ली 9 जनवरी को, तब देश में या विश्व में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। विश्व युद्ध प्रथम की शुरुआत हो चुकी थी और गांधी जी अपने करियर को इंडिया में स्क्रैच से शुरू नहीं कर रहे थे। उनका करियर इंडिया में जीरो से शुरू नहीं हो रहा था। उनको तो साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस था। वो तो पहले ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी बात को कह चुके थे। 22 साल में उन्होंने साउथ अफ्रीका में लोगों के राइट्स के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए इतना ज्यादा काम किया था कि साउथ अफ्रीका के अलावा भी पूरे वर्ल्ड में गांधी जी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी बन चुके थे कि ऐसा कौन व्यक्ति भारत में एंट्री कर रहा है जिसने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे दी। जब भारत में वो एंट्री लेते हैं, उनका करियर जीरो से शुरू नहीं होता है। गांधी जी की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। लेकिन उस समय वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा होता है। विश्व युद्ध प्रथम की शुरुआत हो चुकी होती है और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कर दी थी। अब गांधी जी चाहते तो उनके लिए एक सबसे बड़ा इजी रास्ता तो यह था कि उनको सब लोग जानते हैं, कांग्रेस उनकी बड़ी तारीफ करती थी, तो वो चाहते तो अपने आप को डायरेक्ट होम रूल मूवमेंट से जोड़ लेते और उनका काम बड़ा आसान हो जाता। उनको पॉलिटिक्स में आसानी से एंट्री मिल जाती। लेकिन गांधी ने अपने आप को होम रूल मूवमेंट से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि पहले उनका यह ओपिनियन था कि मैं देश की परिस्थितियों के बारे में जानूंगा, भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानूंगा, उसी के बाद मैं देश की राजनीति में एंट्री लूंगा। सबसे पहले मैं चीजों को एनालाइज करूंगा, उसके बाद मैं किसी भी चीज में कूदूंगा। So Gandhi was of the opinion that first analyze the things, then jump into things. अधिकतर बार हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि चीजों का एनालिसिस किए बिना, चीजों को जाने बिना हम डायरेक्ट अपनी प्रिपरेशन में कूद जाते हैं। हमें हिस्ट्री से सीखना है और हमें यह सीखना है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करना बड़ा जरूरी होता है। आपको सिलेबस की कॉपीज अपने साथ में रखना चाहिए। पता चली कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें यूपीएससी की कोई जगह नहीं। और सिलेबस को एनालाइज करने में बहुत बड़ी मदद आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। यूपीएससी में जो पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं आपको एक डेमो भी बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी मदद करते हैं। मैं आपको कुछ डेमो देता हूं। आप लोग इस बात को मान के या इस बात को सोच के किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में मत लाना कि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या समझेंगे। हमने तो कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया ही नहीं है, ना उसके पेपर्स को देखा है, ना हिस्ट्री में हमें नॉलेज है। वो काम मेरा है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप पूरी तरीके से एकदम फ्री रहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया, द रेलवेज इंस्टीड ऑफ सर्विंग एज द कैटलिस्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज इन वेस्टर्न यूरोप एंड द यूएसए एक्टेड इन इंडिया एज द कैटलिस्ट ऑफ कंप्लीट कॉलोनाइजेशन। इसका मतलब हिंदी में मैं आपको समझाता हूं। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि रेलवेज ने एक और तो वेस्टर्न यूरोप और यूएसए में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कैटलिस्ट के रूप में काम किया, औद्योगिक क्रांति के कैटलिस्ट के रूप में काम किया। अब हम सभी जानते हैं, साइंस में हमने पढ़ा होगा 12th से पहले भी, कि कैटलिस्ट या तो किसी रिएक्शन को फास्ट करते हैं या किसी रिएक्शन को स्लो करते हैं। यहां पे मतलब है रिएक्शन को फास्ट करने से। तो रेलवेज ने क्या किया, यूरोप में और यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन,
औद्योगिकरण के प्रोसेस को फास्ट कर दिया, उसकी जो प्रोसेस थी उसको फास्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि रेलवेज तो किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट ही करेंगे। रेलवेज की मदद से आप गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हो, रॉ मटेरियल का ट्रांसफर कर सकते हो। तो रेलवेज तो किसी भी देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का ही काम करते हैं। और यूएसए में और यूरोप में रेलवेज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का ही काम किया। लेकिन इंडिया में उन्होंने, मतलब रेलवेज ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करने का काम नहीं किया, बल्कि इंडिया में उन्होंने, रेलवेज ने भारत को एक गुलाम बनाने का काम किया। रेलवेज इंडिया में आजादी से पहले काउंटर प्रोडक्टिव रहे। यूरोप में और यूएसए में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश किया, लेकिन इंडिया में उन्होंने इंडिया को एक गुलाम बनाया, क्योंकि इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मकसद ही यह था कि अगर कहीं एक जगह कोई क्रांति हो जाए तो उस क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश अपनी आर्मी को दूसरी जगह से भेज पाए और लूट की प्रोसेस को फास्ट कर पाए। तो यहां पे रेलवेज ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट नहीं किया। अगर उन्होंने किसी प्रोसेस को फास्ट किया तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस नहीं थी, वो लूट की प्रोसेस थी। यूरोप में और यूएसए में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट किया, लेकिन इंडिया में उन्होंने क्या काम किया? लूट की प्रोसेस को फास्ट किया। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। अब यह क्वेश्चन पूछा गया था 2015 से पहले, 2017 से पहले, जहां तक मेरा अंदाज है 2017 या उससे पहले पूछा गया था। यह क्वेश्चन आया 2019 में, 2019 में। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नॉट अंटिल इंडिपेंडेंस। नॉट अंटिल इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी से पहले नहीं, मतलब जो भी हुआ आजादी के बाद हुआ। When economic development become a conscious and pursued policy, did the railways begin to realize their potential for assisting in the transformation of the Indian economy? तो यहां पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि रेलवेज ने इंडियन इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन में सही काम तो आजादी के बाद ही किया, नॉट अंटिल इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले तो रेलवेज ने इंडियन इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं किया, बल्कि उसने लूट के प्रोसेस का काम किया। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कोई अंतर है? क्या कोई डिफरेंस है? दोनों ही जगह तो रेलवेज की बात हो रही है, और दोनों ही जगह तो यह बात हो रही है कि रेलवेज ने आजादी से पहले भारत को एक गुलाम बनाने का ही काम किया। दोनों ही जगह यह बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आप मेरी बात को समझ पा रहे? मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आप लोगों ने इस बात को समझा कि नहीं समझा? दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं है? यस, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर 2019 के एग्जाम में दूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर 2019 के एग्जाम में दूंगा, तो क्या मैं उस आंसर को देते हुए इस वाले क्वेश्चन को आंसर की तरह यूज कर सकता हूं? आंसर को लिखते समय इस बात को भी यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मैं, आप लोग ही मुझे बताइए। समझ पा रहे हैं आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर के रूप में भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। सही स्ट्रेटेजी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये अच्छी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि नहीं रहेगी? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी
आप लोगों की होगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग सिलेबस को देखेंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आप लोगों को यह पैटर्न पता लगेगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, आप लोगों की उस टॉपिक में समझ भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं सिलेबस का भी तो एनालिसिस होगा ना। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन को करना शुरू करते हैं, जब हम तैयारी को करना शुरू करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप लोग स्पेक्ट्रम को फॉलो करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन कितने कम लोगों को पता है कि स्पेक्ट्रम जो है वो शुरुआत के अगर 3-4 लेक्चर्स की आप बात करो, 3-4 उसके चैप्टर्स की बात करो, तो कुछ चैप्टर्स में तो उसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आपको तो उसमें बड़ी सिलेक्टिव स्टडी करना होती है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, जब आप सिलेबस को देखोगे, तो आपको यह भी पता लगता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पहले मैं ऐसा मानता था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया था, एवरीथिंग अंडर द सन इज यूपीएससी सिलेबस, कि सूर्य के नीचे जो भी है वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। अब सूर्य के नीचे तो एक लाइब्रेरी भी आ जाती है, सन, या आप बोल रहे हैं कि स्काई, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज यूपीएससी सिलेबस। अब स्काई के नीचे तो एक लाइब्रेरी भी आ जाती है। अब एक लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं, हम कभी भी उनको अपने जीवन काल में पढ़ तो नहीं पाएंगे, तो हमें यह भ्रम हटाना होगा। ऐसा नहीं है, यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड है। हालांकि कभी कभी एक टॉपिक से कनेक्ट करके आपको दूसरे टॉपिक्स का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें बड़ा सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा। इसमें हमें जितनी बात यह याद रखना पड़ेगी कि हमें क्या पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंट यह भी है कि क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस को एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक यूपीएससी की बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा, जिसे आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। द स्टैंड होल अप्रोच। आप लोगों में से कितने लोग द स्टैंड होल अप्रोच के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हैं तो यस बोलिए, नहीं जानते तो नो बोलिए। मैं एक पोल शुरू करता हूं, तो अनअकैडमी पे ये बहुत अच्छा फीचर है पोल का। अगर आप जानते हैं तो यस बोलिए और नहीं जानते तो नो बोलिए। स्टैंड होल अप्रोच पोल में भी आप आंसर दे सकते हैं, काफी हेल्पफुल ये होगा। अच्छा, काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। चलिए मैं आप लोगों को स्टैंड होल अप्रोच के बारे में बताता हूं। स्टैंड होल अप्रोच का मतलब क्या होता है? जब आप यूपीएससी के सिलेबस को निकालेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें एथिक्स है, और दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप इनके टॉपिक्स को देखेंगे, टॉपिक्स को डिकोड करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपके 500 टॉपिक्स निकल के आएंगे, 500 टॉपिक्स निकल के आएंगे। हिस्ट्री के 50 टॉपिक्स हो गए, पॉलिटी के 40 टॉपिक्स हो गए, साइंस एंड टेक के 20 टॉपिक्स हो गए, गवर्नेंस के 15 टॉपिक हो गए। तो अब एग्जैक्टली 500 तो नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पे 500 टॉपिक्स निकल के आएंगे। हमारे पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हमारे पढ़ने के हो सकते हैं। या तो हम इन 500 टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ें, हिस्ट्री अलग पढ़ें और हिस्ट्री के टॉपिक्स को भी अलग पढ़ें, उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। पॉलिटी के टॉपिक्स को अलग पढ़ें, उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। या हम एक स्टैंड होल अप्रोच को बनाएं, जिसमें हम टॉपिक्स को आपस में समझ के जोड़ के पढ़ना सीखें। और यूपीएससी की जिस तरह की डिमांड है, यूपीएससी की जो नीड है, वहां पे आपका ये स्टैंड होल अप्रोच या टॉपिक्स में आपस में इंटरकनेक्टिविटी करने का अप्रोच बड़ा काम आता है। आपने काफी बार काफी सारे टॉपर से भी सुना होगा कि टॉपिक्स को आपस में जोड़ के पढ़ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूपीएससी में है
जो बहुत हेल्प करती है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक डेमो भी देता हूं कि टॉपिक्स को जोड़ के कैसे पढ़ा जा सकता है। तो तैयार है आप एक डेमो के लिए? क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, तो एक डेमो मैं आप लोगों को देता हूं कि आप टॉपिक्स को जोड़ के कैसे पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, सपोज करें हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज और इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम जोड़ के पढ़ें। जब मैंने पढ़ना चालू किया था तो मैंने इंडियन हिस्ट्री से पढ़ना चालू किया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी में कई सारी बातें जो मैं ऑथर्स की पढ़ता था तो मुझे पता होता था कि अगली लाइन क्या आने वाली है। वो हिस्ट्री की अच्छी समझ से ही संभव हो पाया। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे यहां पे 1947 की, 1947 की 15 अगस्त की बात करूं जब देश को आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 के समय हम बात करें, एक टॉपिक आपका इंडियन इकोनॉमी में आता है। सबसे पहला टॉपिक आप जो पढ़ते हो होता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के समय भारत कैसा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। मुझे मित्रों आप लोगों को इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता भारत को जब मिली थी, भारत में बहुत सारी पॉवर्टी थी, भारत में बहुत सारी गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, औद्योगिकरण कम था, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। और भारत की अर्थव्यवस्था के समय, स्वतंत्रता के समय हमारे सामने चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे, चुनौतियां ही चुनौतियां थी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, ये सारी चीजें हमारे सामने थी। आखिरकार ऐसा क्यों था? भारत के स्वतंत्रता के समय ऐसा क्यों हुआ? इंडिपेंडेंस के समय ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहां पे था, हमारे यहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये चीजों से हम अपने आप को वंचित क्यों रख दिए? हमारे पास ये क्यों फैसिलिटीज नहीं थी? सर ये ऐसा इसलिए था, उसका जवाब आपको इंडियन हिस्ट्री में ही तो मिलेगा। 1757 से लेके 1947 तक जो ब्रिटिश ने पॉलिसी भारत के प्रति अपनाई, उन्हीं पॉलिसीज का यह नतीजा था कि हमारे यहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सर 1750s में हमारी जीडीपी का वर्ल्ड की जीडीपी में 23% कंट्रीब्यूशन था। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड की जीडीपी अगर 100 रुपए थी तो 23 रुपए का कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। लेकिन जब हमारे देश को आजादी मिली तब हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3% था। समय के साथ साथ तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ना था, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन लगातार गिरता चला गया क्योंकि ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को लूटा। तो जिस तरह की इंडियन इकोनॉमी थी स्वतंत्रता के समय, उसका आंसर तो आपको इतिहास के पन्नों में मिलेगा ना, उसका आंसर तो आपको इतिहास के पन्नों में मिलेगा ना। ये तो एक बात होगी। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। 1991 में
जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, भारत के सामने उस समय काफी सारी चुनौतियां थी और भारत ने अपने चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबलाइजेशन के रास्ते को भी एक रास्ता माना। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिकोड कर दूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपनी देश की इकोनॉमी को दूसरे वर्ल्ड की देशों की इकोनॉमी के लिए भी खोल रहे हो। व्हेन वी ओपन आवर इकोनॉमी टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाए, वर्ल्ड एक ओपन प्लेटफॉर्म बन जाए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन हमारे यहां पे 1991 में ही क्यों आया? 1947 में जब देश आजाद हो गया तभी क्यों नहीं आया? आज आपको जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़े बड़े मॉल इंडिया में देखने को मिलते हैं, ग्लोबल ब्रांड्स देखने को मिलती है, उसका कारण क्या है? इसलिए वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े। लेकिन हमने ग्लोबलाइजेशन को 1919 में ही इंट्रोड्यूस क्यों किया? 1947 में ही देश की आजादी के बाद भारत में ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं आ गया? एक बड़े फेमस इतिहासकार इसके बारे में एक बड़ी फेमस बात बोलते हैं। 1991 से पहले कोई भी व्यक्ति ब्रीफकेस लेके, फॉरेनर व्यक्ति ब्रीफकेस लेके भारत में आता था तो हमें ऐसा लगता था वो चोर है, हमें ऐसा लगता था वो थीफ है। ऐसी मेंटेलिटी हमारी क्यों डेवलप हुई? हम तो कॉलोनियल एरा के हैंगओवर में थे ना सर, हम तो ब्रिटिश एरा के हैंगओवर में थे। हमको तो ऐसा लगता था कि कोई भी विदेशी भारत में आएगा, जिस तरीके से ब्रिटिश भारत को लूट के ले गए वैसे ही ले जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने अपना टाइम इसलिए लिया क्योंकि अभी तो हम कॉलोनियल हैंगओवर में डूबे हुए थे, हमको ये ट्रस्ट ही नहीं हो पाए थे। धीरे धीरे जब चीजें हमें रियलाइज हुई, हमने इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया। तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के जो इनिशियल टॉपिक्स हैं, इनका बैकग्राउंड तो आपका इंडियन हिस्ट्री से ही सेट हो रहा है ना। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि किस तरीके से भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, तब तक आप इंडियन इकोनॉमी के इन टॉपिक्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आपसे जब मैं बोलता हूं कि आप यूपीएससी के सिलेबस को स्टैंड होल्ड अप्रोच की तरह देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को आप अलग अलग पढ़ें, उनमें आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाने की कोशिश करें। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। जब तक हम इंडियन हिस्ट्री को इंडियन इकोनॉमी से जोड़ के नहीं देखेंगे, हम उतनी तरीके से जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्या पहला एग्जांपल आपको क्लियर हुआ? और इसी तरीके से इंडियन सोसाइटी की बात कर लो, आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर लो, हर चीज कनेक्टेड है दोस्तों। यूपीएससी में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपसे बात कर रहा हूं लास्ट 7 इयर्स में, पिछले 7 सालों में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है सेक्युलरिज्म के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी हों जिनको सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं पता है। कभी मैं आप लोगों को सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सेक्युलरिज्म के बारे में नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको यूपीएससी के पैटर्न के बारे में बता रहा हूं। सेक्युलरिज्म के बारे में 3 बार क्वेश्चन आए लास्ट 7 इयर्स में। और सर एक बार तो हद हो गई कि जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया वो 2017 में एज इट इज आ गया, सेम आ गया। इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है? भारत के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में और वेस्ट के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में क्या अंतर है? आप लोगों को दोस्तों, चलिए मैं मानता हूं कि सेक्युलरिज्म का वर्ड का मतलब कई सारे मित्रों को हो सकता है पता ना हो, लेकिन आपने सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में, तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। उसमें क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से बात शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक वर्ड आता है उसमें सेक्युलर। तो सेक्युलरिज्म क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है? एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फ्रांस इंडियन सेक्युलरिज्म से क्या सीख सकता है। मतलब जो फ्रांस है
वो भारत के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से, सेकुलरिज्म के मॉडल से क्या पूछ सकता है? अरे सर, इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो डिफरेंस है ना सर, अब इंडियन सेकुलरिज्म ये एक इंडियन सोसाइटी से जुड़ा क्वेश्चन है। भारतीय समाज आपका यो, अगर आप मेंस की बात करें तो यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में जो मेंस का एग्जाम आपका होता है, उसमें आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है काफी सारे टॉपिक्स है, उसमें से एक सेकुलरिज्म टॉपिक है, धर्मनिरपेक्षता। तो इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है सेकुलरिज्म, लेकिन इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कैसे अंतर है, यह आपको आंसर इंडियन हिस्ट्री में ही मिलेगा। सर, इंडिया जो नेशन बना ना, वो इंडिया नेशन बनने के प्रोसेस में, और जहां आप यूरोप की बात करो, अगर आप वेस्ट के नेशंस की बात करो, तो जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को एक नेशन के रूप में बिल्ड किया और जिस तरीके से वेस्ट में नेशंस बिल्ड हुए, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और नेशन ये क्यों अलग अलग तरीके से बने, ये उनके इतिहास से ही पता लगता है। तो इंडियन सोसाइटी में जो सेक्युलरिज्म है, उसका आंसर तो आपको इंडियन हिस्ट्री में मिलेगा ना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं स्टैंड हेलो अप्रोच क्या होता है? यूपीएससी के लिए अप्रोच क्यों जरूरी है? टॉपिक्स में इंटरकनेक्टिविटी हमें बिल्ड करना होगी, और यही यूपीएससी की डिमांड है। आज देश और पूरा विश्व कितनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस और चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारे सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। तो हमें इन टॉपिक्स से सीखना है, और इन टॉपिक्स से सीख के हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और इसी जगह आपका स्टैंड होल्ड अप्रोच काम आ जाता है, इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन टॉपिक्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये चारों पॉइंट आप लोगों को सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है? तो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपके लिए प्रोडक्टिव सिद्ध हो रहा होगा। और इस सेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं लास्ट के 10 मिनट आप लोगों से एक जनरल कम्युनिकेशन का पीरियड रखूंगा, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछें और मुझसे इंटरेक्ट करें। तो लास्ट के 10 मिनट हम उसके लिए भी डेडिकेट कर देंगे। अब मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स के ऊपर, समसामयिक के मुद्दों के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने प्रिपरेशन करना चालू करी थी, तब रिसोर्सेज का काफी क्रंच था, और तब कोई अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म तो था नहीं। आज तो अनअकैडमी हैज बिकम द सिंगल लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द एंटायर कंट्री फॉर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस। लेकिन तब यह प्लेटफॉर्म नहीं था, तब रिसोर्सेज का क्रंच था। हमारे सामने एक चुनौती थी रिसोर्सेज की कमी की, लेकिन आपके साथ एक और चैलेंज है कि आपके सामने मल्टीपल रिसोर्सेस हैं। तो आपको उसमें क्या करना चाहिए, मैं पूरी एक स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि जब हर एक जगह आपको एक ही बात मिलती है, तो यह प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। जैसे कि आप कोविड-19 की ही बात कर लीजिए। पिछले 3-4 महीने का पीरियड तो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स पे, हर जगह कोविड 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 से भरा है। लेकिन हर बात या हर चीज कोविड-19 से जुड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ डिबेट्स तो आपके दिमाग के लिए हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव तो ना हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो। अब जब हम कोविड-19 से जुड़ी बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह बेसिक क्या है, इसकी पीछे की बायोलॉजी क्या है, कोविड किस प्रकार के फंक्शंस डिसेबल करता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, और इसका पॉलिटिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति कैसे शिफ्ट हो रही है। आई अर्ज यू टू डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। कभी कभी बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं।
अब जैसे इंडिया चाइना वॉर के ऊपर ही आप बात कर लें या इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर ही आप बात कर लें, तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में पिछले 5 दिनों में 10 न्यूज़पेपर्स के बारे में आपको देखना मिल गया होगा, लेकिन सभी उनमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और अगर मैं कुछ सोर्सेस की बात करूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, राज्यसभा की डिबेट्स, ये आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। अगर आप इन 3 सोर्सेस को पढ़ रहे हैं तो ये भी अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और राज्यसभा की डिबेट्स। सो प्लीज डोंट गेट इनटू द डिस्ट्रक्टिव डिबेट्स. You have to be very sure and very focused. Please don't fall into the trap of reading multiple sources and multiple current affairs. आप लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ स्ट्रिक्ट रहना है। अब सवाल आता है कि सर हमको क्या पता चलेगा कि यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इस जगह आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़ा हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि यूपीएससी में क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़ना चाहिए। सो दीज आर द सोर्सेस फॉर करंट अफेयर्स. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलिए. नोट्स मेकिंग आई थिंक कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज में भी बच्चों को आती होगी, और इसके ऊपर अगर मैं आपको गाइड करूं तो आपके लिए वो काफी बेनिफिट होगा। और मैं आपको नोट्स मेकिंग के बारे में अपने तरीके से जैसे मैं करता हुआ आता हूं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्या प्रीलिम्स के नोट्स और मेंस के नोट्स को हमें अलग अलग बनाना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को काफी परेशान करता है, और मैं इस मुद्दे पे आपको अपनी राय देना चाहूंगा कि आप ऑप्शनल के नोट्स को तो टोटली सेपरेट रखें, लेकिन जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स में भी आपसे हिस्ट्री पूछा जाता है, मेंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों तरफ आता है, इंडियन इकोनॉमी दोनों जगह आता है, गवर्नेंस पॉलिटी दोनों जगह आता है, ज्योग्राफी दोनों जगह आता है। अब एथिक्स आपका नहीं पूछा जाता है, तो वो तो मेंस के लिए सेपरेट बनेंगे, प्रीलिम्स में एथिक्स का नहीं आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री एथिक्स में नहीं आता है। तो आप लोग क्या करें कि आप एक ही साथ नोट्स बनाएं, अलग अलग ना बनाएं, लेकिन आप अगर कोई चीज स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड है तो आप वहां पे उसको किसी भी तरीके से डिनोट कर दें कि ये मेरे को केवल मेंस के लिए पढ़ना है, और जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ें तब आप उसको स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई कोटेशन लिखी, किसी ने अच्छा कुछ कोट बोला है ना, आपने कुछ थॉट प्रोसेस लिखा। अब जैसे कि मैं जब पढ़ाता हूं तो एक फेमस हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक बात कही थी कि नीदर अलेक्जेंडर द ग्रेट नॉर नेपोलियन कुड हैव वन द बैटल ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम पौंडीचेरी एज अ बेस एंड कंटेंडिंग विद द पावर विच हेल्ड बंगाल एंड द कमांड ऑफ सी। कि नेपोलियन, अलेक्जेंडर, सिकंदर खुद भी होते तो वो पौंडीचेरी से शुरू करके एक ऐसी शक्ति से नहीं लड़ सकते थे जिनके पास बंगाल। अब आपने ये वहां पे नोट करा, तो इस पे आप लिख दिए मेंस। आपने लिखा, अब आप जब पॉलिटी की तैयारी कर रहे थे तब आप सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ रहे थे, शक्ति के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे थे। एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। आपने पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, तो आप वहां पे पढ़ने के क्रम में आपको एक चीज मिली कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है, तो आप वहां पे डिनोट कर दें उसको कि मेंस के लिए। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग बनाएंगे तो वो आपके लिए कंज्यूमिंग भी होगा और आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एक और बात को आप ध्यान रखिएगा, खासकर जितने भी बच्चे बिगिनर लेवल पे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग थॉट प्रोसेसेस। नोट का मतलब यह नहीं होता है कि आपने किसी एडिटोरियल को पढ़ा और ऐसी की ऐसी ही बातों को लिख दिया आपने। नोट्स का मतलब यह भी नहीं होता है कि आपने किताबों में कोई बातों को लिखा और वही वो बात आपने अपने नोट्स में कॉपी करके लिख दी। आपको यह नहीं नोट्स में लिखना होता है कि 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल हुआ था, 1915 में गांधी जी ने एंट्री ली। ठीक है, आप लिख भी सकते हो चाहो तो इसको, लेकिन यह नहीं लिखना है कि पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, छल से जीता गया था। चलिए मान लेते हैं, लिख भी लेते हो, लेकिन आपको जो लिखना है वो है थॉट प्रोसेसेस। आप में से कितने लोग इस वर्ड का नाम इस वर्ड का मतलब समझते हैं, थॉट प्रोसेसेस? कितने लोगों को पता है? अगर पता है तो यस, नहीं है तो नो। मैं तो आपको बताऊंगा इसी फिर। नहीं पता है, काफी सारे बच्चों को नहीं पता है, मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप किसी भी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो, मान लो आप किसी कोचिंग को जाते हो, कोचिंग में आपने 2-3 चीजों को अटेंड किया, आपने कोई क्लास अटेंड की, आप अन अकेडमी पे पढ़ रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, आपने क्लास को अटेंड किया, क्लास के अटेंड को करने के बाद आपने उसी टॉपिक की बुक में से रीडिंग लगाई। अब जब आप पहली बार बुक को रीड करेंगे, क्योंकि आपको किसी टीचर ने पढ़ाया है, उसके बाद आपने उसको रीड करा, तो आपके दिमाग में कुछ विचार आएंगे, कुछ आइडियाज आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने करियर में भी ये देखा है कि काफी सारे विचार आपके दिमाग में, आइडियाज तभी आते हैं जब आप पहली बार रीड करते हो सकता है सेकंड बार रीड करने में ना आप इतनी एनर्जी लगाए और वो आपके दिमाग में आइडिया नहीं आए। उस समय आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेसेस आते हैं, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए उन थॉट प्रोसेसेस को लिखने का, क्योंकि वो थॉट प्रोसेसेस इजीली आपको किसी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे और यह आपकी यूनिकनेस रहेगी। कंपटीशन एग्जाम में लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अच्छी राइटिंग भी करना पड़ेगी। ज्यादा संभव वो तब आ पाएगा जब आपकी पर्सनैलिटी में कुछ यूनिकनेस हो, आपकी आंसर राइटिंग में, तो आप अपने ही थॉट प्रोसेसेस को क्यों ना लिखें। टेकिंग आउट बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम एवरी टॉपिक यू रीड। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है, उसे ए पॉइंट पे जाना है और उस डायरेक्शन को उसको अचीव करना है, और वो बी डायरेक्शन में आगे जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी डायरेक्शन में जाएगा तो वो अपने गोल तक पहुंच पाएगा? अगर मैं स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो वो पहुंच पाएगा? 200 किलोमीटर कर दूं तो वो पहुंच पाएगा? 500 किलोमीटर प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, लेकिन समझे इसको तो नहीं पहुंच पाएगा। कितनी भी मेहनत के साथ आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसी तरीके से मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप किसी भी टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से भी ना पढ़ लें और कितना अच्छी तरीके से भी आप उसमें कंफर्टेबल ना हो जाए, लेकिन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने जो पढ़ा है, अगर आप उसके बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो आप लोग लॉन्ग टर्म में चीजों को भूलेंगे। आप लोगों को कोशिश करना चाहिए नोट्स मेकिंग में बुलेट पॉइंट्स को लिखने की, थॉट प्रोसेसेस को लिखने की। मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूं, इंडियन हिस्ट्री
इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी जैसे मैं टॉपिक्स को पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। और इन टॉपिक्स को पढ़ाने के क्रम में हर बार मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करता हूं कि आप लोग जरूर बुलेट पॉइंट्स को लिखिए। सपोज आप कहीं भी कोचिंग पे जा रहे हैं, आप किसी भी क्लास को अटेंड करते हैं, आपकी क्लास 2 आवर्स की है, तो मेरे हिसाब से वो 2 आवर्स 30 मिनट की क्लास है। अगर आपकी 3 आवर्स की क्लास है तो मेरे हिसाब से वो 3 आवर्स 30 मिनट की क्लास है, क्योंकि जैसे ही आपने क्लास को खत्म किया, आपका काम यह होना चाहिए कि आप तुरंत बुलेट पॉइंट्स को नोट करिए, बिना कॉपी को खोले, बिना चीजों को देखे। भले क्लास में आपको जो नोट्स बनवाए गए हैं वही नोट्स आप फॉलो करेंगे, उन्हीं नोट्स के बुलेट पॉइंट्स आप बिना देखे बनाएंगे, वो भी यूजफुल होगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज आपको बहुत मदद करेगी। और यूजिंग द कंटेंट इन आंसर राइटिंग के बारे में भी मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से जो कंटेंट होता है, जैसे इस कंटेंट को आप इस आंसर में यूज कर सकते थे, उसके बारे में भी मैंने आपसे बात की। आई होप कि मेरी पूरी जानकारी इस लेक्चर में मैंने आपको जो दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं क्वेश्चन सेक्शन को ऑन कर रहा हूं। आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। आप लोग उन क्वेश्चंस को भी पुट अप कर सकते हैं। और एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, मृणाल सर, वन ऑफ इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इकोनॉमी का जब भी नाम आता है तो मृणाल सर उसके सिनोनिम की तरह जाने जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास के बाद 7 बजे मृणाल सर की इकोनॉमी की मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में कैसी आप तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में अनअकैडमी समिट में उनकी अगली क्लास है 7 बजे। आपसे रिक्वेस्ट है आप उस क्लास को भी ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में भी बता दूं। यहां पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस अवेलेबल होते हैं, लेट नाइट बैचेस भी अवेलेबल हैं, 100% सिलेबस कवरेज, ऑप्शनल कवर कराया जाता है, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, और हर एक चीज अनअकैडमी पे आपको मिलती है। एक सब्सक्रिप्शन से इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज का एक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ कोर्सेस अनअकैडमी पे बैचेस चालू होने वाले हैं 29 जून से। हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैचेस चालू हो रहे हैं, कंप्लीट, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है। यदि आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और मेरे लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप अनुज यूपीएससी कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुज यूपीएससी इज माय रेफरल कोड। You can use this code whenever you are planning to take the Unacademy subscription. अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का भी जवाब देना चाहूंगा। करंट अफेयर्स का टाइम गेप कब से कब तक रहेगा? मैं आपके क्वेश्चन को कुंदन ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। क्या आप ये पूछ रहे हैं कि 2020 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स कब तक पढ़ना चाहिए? तो 2019 के बाद के प्रीलिम्स के सारे करंट अफेयर्स। हेलो सर, समटाइम्स बैकलॉग आ जाता है क्लासेस में और फिर हमें जो स्केड्यूल बनाया होता है उसमें हम फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको मैं केवल यही गाइड करूंगा, कंसिस्टेंटली आप चीजों को फॉलो करें। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एवरेज लेवल पे हो तो भी आप किसी अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति को भी डिफीट कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये स्किपेबल नहीं है। ये आपको फॉलो यूपीएससी के लिए करना पड़ेगी, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी आप केवल उन्हीं चीजों को भी रीड कर लेंगे तो चलेगा। सर मैं ऑप्शनल इज हिस्ट्री, सो सर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स कब आएगा? आई एम विलिंगली वेटिंग। Varshika, my optional course on Indian history will be launched after the prelims examination or after 15th of September. तो तब मेरा ऑप्शनल का बैच चालू होगा। बिल्कुल अभी से प्रतीक बना सकते हैं आप लोग जितनी जल्दी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं इस लेवल पे थोड़ा बहुत जो मैंने अपना काम किया है
वो क्यों करा मैंने? क्योंकि मैंने बहुत जल्दी अपने लाइफ में, करियर में शुरू कर दिया था चीजों को। याद रखना, हर एज परफेक्ट एज है यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू करने पे। आप जीवन के किसी भी मोड़ पे क्यों ना हो, हर एक एज परफेक्ट एज है। सो आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन में पूरी जानकारी मिली होगी और आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ये समिट अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी, जहां पे आपको देश के काफी सारे प्रतिभाशाली पर्सनैलिटीज गाइड करेंगे, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। ये तो आज केवल दिन की शुरुआत हुई है। अनअकैडमी पे और भी काफी सारी स्पेशल क्लासेस और कोर्सेज के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के लिए मेरे अनअकैडमी पे कोर्सेज आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको जानने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। अगले सत्रों में आपसे मैं मिलता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।